नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जो हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो सेम पहले जैसा ही रहेगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल वाला जो ऑफर हमने दिया था उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के ऐप पर जाकर जो वहाँ पर दिए गए कोर्सेज को खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, तो आपको 8 तारीख से पहले 31% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि जो दिया जा रहा है वो तो दिया जाएगा, लेकिन जो राशि दिखाई गई है डिस्काउंट के बाद में उसमें भी आपको 31% का डिस्काउंट और मिलने वाला है। ठीक है, और चलिए हम पढ़ते हैं आज का करंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक 2022, ठीक है, जो कि हाल ही में पारित किया गया था, के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, यानी कि ये जो विधेयक पारित किया गया है गिग वर्कर के लिए, ठीक है, इसके बारे में 3 कथन दिए गए हैं और उनमें से सत्य कथन का अपने को चयन करना है। ठीक है, पहला कथन देखते हैं। गिग वर्कर्स के लिए विधेयक पारित करने में राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो देखो गिग वर्कर्स के लिए जो ये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश ने ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं किया है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को कि गिग वर्कर्स के लिए पहली बार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। ठीक, दूसरा कथन दिया गया है, विधेयक में गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इस बोर्ड को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है 200 करोड़ रुपए के साथ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तीसरा ऑप्शन है, यह विधेयक गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, और इसमें दंड का उल्लेख नहीं है। तो देखो ये जो विधेयक लाया गया है वो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये लाया गया है और इस विधेयक में दंड का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि ऐसे एग्रीगेटर जो गिग वर्कर्स के जो सामाजिक सुरक्षा है उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई है इस विधेयक के अंदर। जो ऑप्शन सी है, ठीक है, जो कथन सी है वो भी गलत है और पहले वाला भी गलत है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना था, सत्य कथन का चयन करना था। सत्य कथन केवल बी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, अब देखते हैं कि जो गिग वर्कर्स विधेयक लाया गया था गिग वर्कर्स के लिए, इसमें दंड का प्रावधान कितना किया गया है। यानी कि कोई एग्रीगेटर, पहले तो ये समझते हैं गिग वर्कर्स होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे वर्कर्स जो बिना किसी अनुबंध के किसी ऑनलाइन कंपनी के साथ कार्य करते हैं, जैसे स्विगी के साथ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अमेजोन के साथ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स जो किसी ऑनलाइन कंपनी के साथ बिना किसी अनुबंध के कार्य करते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार पहली बार एक विधेयक लाई है जिसको बोलते हैं राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक 2023। ठीक है, ये लाया गया है विधानसभा में और गुरुवार को ये विधेयक पारित भी हो गया है। ठीक है, अभी ये हाल ही में राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया है। जब राज्यपाल इसको अनुमति दे देगा, ठीक है, तो ये विधेयक नहीं रह जाएगा, फिर अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, देखो एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेटर का मतलब होता है कि जो उपयोग करता है, ठीक है, जैसे हम किसी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, अमेजन से कोई चीज मंगवाते हैं, ठीक है, तो उपयोगकर्ता कौन हो गए, हम हो गए। ठीक है, और एक प्रोवाइड करता होता है, यानी कि जो अमेजोन के थ्रू अपना माल बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में, यानी कि विक्रेता और क्रेता के बीच में, दोनों के बीच में जो लिंक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीगेटर। ठीक, जैसे बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में कौन है, अमेजोन की बात करें तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये सारे क्या है, एग्रीगेटर हैं। ठीक है, तो ये एग्रीगेटर अगर किसी गिग वर्कर्स यानी कि इसमें कंपनी में काम करने वाले लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा है उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उनको पहली बार के लिए कितना दंड लगेगा, तो 5 लाख रुपए का दंड लगेगा। ठीक है, एग्रीगेटर के ऊपर। ठीक है, अगर यही चीज वो दोबारा दर्शाते हैं, ठीक है, दोबारा दोहराते हैं,
तो उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लग सकता है। ठीक? तो ये बात कही गई है इस विधेयक के अंदर। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सांस लेने वाला मशीनी मानव यानी कि रोबोट निर्मित किया है? ठीक है, तो दुनिया का पहला मशीनी मानव किसने निर्मित किया है? 4 ऑप्शन है, जापान, फ्रांस, अमेरिका और रूस से। ठीक है, तो देखो सांस लेने वाला ये ऐसा रोबोट है जो सांस लेगा। ठीक है, इसको सर्दी गर्मी का भी पता चलेगा। ठीक, और जब ये कार्य करेगा तो इसके शरीर से यानी कि इसकी जो त्वचा है उससे पसीने भी आएंगे। ठीक, तो ऐसा रोबोट बनाने वाला दुनिया का पहला देश है अमेरिका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कौन है? अमेरिका। ठीक, देखो इसका नाम क्या है? ये जो सांस लेने वाला रोबोट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्लेटी। ये याद रखना अपने को, इसका नाम क्या है? स्लेटी। स्लेटी रोबोट है ये। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं थर्मोट्रिक्स। कंपनी का नाम क्या है? थर्मोट्रिक्स। ठीक है, इसने ये रोबोट डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्लेटी क्या है? एक मानव रोबोट है। निर्माण किसने किया है पहली बार? तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका की भी एक कंपनी ने इसका निर्माण किया है जिसका नाम है थर्मोट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में भारत सरकार ने ये जो बीसीजी वैक्सीन के निर्यात की अनुमति दी है। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन का संबंध किससे है? ये भी देखते हैं कि बीसीजी वैक्सीन का संबंध किससे है। भारत सरकार ने क्या किया है? बीसीजी वैक्सीन के निर्यात को अनुमति दी है प्रेजेंट में। और ये जो अनुमति दी है कि हम ये जो भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? कनाडा में भेजेंगे। ठीक है, तो कनाडा को भारत सरकार बीसीजी वैक्सीन का निर्यात करने वाली है। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन संबंध किससे है इसका? ठीक है, तो कैंसर से, टीबी से, पीलिया से, एनीमिया से। ठीक है, तो देखो बीसीजी वैक्सीन का जो प्रयोग किया जाता है सामान्यतः टीबी के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग टीबी के लिए ही होता है। ठीक है, कोरोना काल में इसका जो प्रयोग होता है वो कोरोना से बचने के लिए भी किया गया था। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो मूत्राशय में कैंसर होता है उसके इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्रमुख दवा है, ठीक है, वो निर्माण किसके लिए की गई थी? टीबी के इलाज के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये जो वैक्सीन दी जाती है, किसी अगर नवजात शिशु की बात करें तो किसी जन्मे हुए बच्चे को 6 महीने के भीतर ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, अगर बड़े व्यक्ति की बात करें तो उसको भी दी जा सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको HIV है, एड्स है, ठीक है, तो उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। अगर उनको ये वैक्सीन दी जाती है तो हो सकता है उनके जीवन पे कोई खतरा मंडरा रहा हो। ठीक है, तो देखो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक, इसको भी देख लेना एक बार कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है। बेसिल कलमेट गुएरिन है। ठीक है, क्या है? बेसिल कलमेट गुएरिन। ठीक, किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो टीबी के लिए प्रयोग की जाती है। टीबी को देखो तपेदिक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, शुद्ध हिंदी में तपेदिक नाम है। ठीक है, तो नवजात शिशु के जन्म के बाद 6 महीने के भीतर इसको दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो HIV और एड्स से ग्रसित हैं, ठीक है, उनको ये टीका नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 8.15% कर दिया है। ठीक है, पहले कितना था? ये पहले 8.10% था। ठीक, कितना था? 8.10% था, और अब कितना कर दिया? 8.15% कर दिया है। तो कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में असत्य है। ठीक है, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, सॉरी 3 कथन है, और 3 में से एक गलत है। उसका चयन करना है अपने को कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है EPF किसी सेवारत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के उपरांत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जो कर्मचारी भविष्य निधि है इसमें कोई व्यक्ति जो कार्य करता है, ठीक है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, ठीक है, तो उसको ये वो व्यक्ति जो जॉब करता है वो इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, लाभ किस प्रकार से लिया जाएगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 20 या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारी वाले सभी संगठनों पर कर्मचारी भविष्य निधि
खाता रखना अनिवार्य है, ठीक है, यह आवश्यक है। ऐसी भी कोई भी कंपनी या संगठन या संस्था जिसमें 20 से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, ठीक है, ऐसी हर संस्था को एक ईपीएफओ यानी ईपीएफ है, सॉरी ईपीएफओ नहीं ईपीएफ है, कर्मचारी भविष्य निधि को बनाए रखना उसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी कि वो अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तीसरा है कि निधि में कर्मचारी द्वारा मासिक वेतन का 15% भाग तथा नियुक्तिकर्ता द्वारा 15% राशि जमा कराई जाती है, ठीक है। तो कोई ये जो फंड है, ये जो कर्मचारी भविष्य निधि है, इसके भीतर कोई व्यक्ति जो कार्य करता है किसी संस्था में, ठीक है, वो 15% भाग जमा नहीं करवाता है, अपने मासिक वेतन का 15% भाग जमा नहीं करवाता है। तो कितना करवाता है? तो 12.5% भाग जमा करवाता है, ठीक है। कितना? 12.5% भाग उसकी सैलरी से काटा जाता है, ऑटोमेटिक काट लिया जाता है, ठीक है। और इतना ही भाग जमा करवाएगा कौन? नियुक्तिकर्ता, यानी कि जो उस कंपनी का मालिक है वो भी कितना भाग जमा करवाएगा? 12.5% है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 25% भाग हो गया, ठीक है। तो 25% जो राशि उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको ये जो 25% राशि जो इकट्ठा हुई है उसको ब्याज समेत दिया जाएगा। और ब्याज कितना लगेगा? पहले 8.10% लगता था और अब सरकार ने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया है, 8.15% लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में, ठीक। इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। तो कर्मचारी भविष्य निधि पहली बार कब बनाई गई थी? तो 1952 में बनाई गई थी। और 1952 में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, ठीक है। इसी के नाम से इस निधि का नाम रखा गया है कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है। पहली बार इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ठीक है। देखो इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट ईपीएफओ करता है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसको रेगुलेट करता है, इसको नियंत्रित करता है, इसकी देखरेख करता है, ठीक है। देखो इस निधि का अगर उद्देश्य की बात करें तो इस निधि का उद्देश्य क्या है कि जो भी कार्यरत या सेवारत व्यक्ति हैं, उनको भविष्य में, ठीक है, आर्थिक सहायता उनकी सुनिश्चित करना है, ठीक है। यानी कि जो सेवानिवृत्ति के उपरांत जो वित्तीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है, ठीक। देखो और क्या होता है इसमें, यानी कि निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी के खाते से मासिक वेतन का कितना % काटा जाएगा? 12.5% भाग ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस निधि का लाभ लेना चाहता है तो उससे काटा जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, कोई लाभ लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो ना ले, ठीक है। तो 12.5% भाग उससे उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा और ठीक इतना ही भाग है जो उस कंपनी का मालिक है वो मिलाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा? 25% भाग हो गया। जब भी वह सेवानिवृत्ति होगा या नौकरी छोड़कर जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसको ये राशि मिलेगी विद किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 8.15% मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्र, रूस, भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये समझेंगे पहले तो कि नासा का आर्टेमिस ये जो प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा देश नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल है? तो भारत नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल है। देखो नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की नहीं, इवन पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। देखो आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? एक ये है, एक रोबोटिक और मानव चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम है, यानी कि जो चंद्रमा पर जाने से संबंधित एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें इसका नेतृत्व है, ये जो प्रोग्राम है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की नासा एजेंसी कर रही है, ठीक है। और इसमें इसका साथ कौन देगा? तो 6 देश हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। कौन कौन से? जैसे यूरोपीय जो देश हैं वो इसका साथ दे रहे हैं और उनकी जो एजेंसी है जिसका नाम है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक, यानी कि ESA, ठीक है। और जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एजेंसी जाक्सा जिसको हम बोलते हैं,
वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो कनाडाई जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको CSA बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है। इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी जिसको ISA बोलते हैं, ठीक है, वो भी इस मिशन में शामिल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी जिसको ASA बोलते हैं, वह भी इसमें शामिल है, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये 6 देश हैं, 6 प्रमुख देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं वो इस कार्यक्रम के तहत शामिल हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत भी इस कार्यक्रम के तहत शामिल है, ठीक है। इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा, इस कार्यक्रम में पहली बार एक महिला को क्या किया जाएगा, एक रंगहीन पुरुष के साथ वहाँ पर भेजा जाएगा, है नहीं, यानी कि एक रोबोट के साथ वहाँ पर उसको भेजा जाएगा और वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जाकर वो क्या करेंगे, नए नए खोज करेंगे, ठीक है, नए नए अन्वेषण करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑटोमिस जो प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है, वो चंद्रमा पर जाकर वहाँ पर खोज करने से संबंधित है, ठीक है। और किसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो नासा का है, नासा ने इसको सहयोग किया है। बाकी इसमें 6 देशों की जो प्रमुख स्पेस एजेंसियां हैं वो इसका सहयोग करेंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हाल ही में अखबारों में देखी गई जो धारा 498 का संबंध किससे है, ठीक है। जो IPC की धारा 498 है इसका संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना भी एक अपराध है, ठीक है। तो क्या ये 498 में बोला गया है, ठीक है। तो पति और पत्नी के जीवित रहते, अगर पत्नी जीवित है और पति दूसरा विवाह करता है तो वो भी अपराध है। अगर पति जीवित है और पत्नी दूसरा विवाह करता है तो भी वह एक कानूनी अपराध है, ठीक है। ये बात किस में बोली गई है, IPC की धारा 494 में ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है कि पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना भी एक अपराध है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहले वाले विवाह को छुपाकर दूसरा विवाह करता है, ठीक है, यानी कि दूसरी पार्टी जिसके साथ वो विवाह कर रहा है उसको बोलता है कि मैं तो अविवाहित हूँ, ठीक है, और उसका विवाह पहले हो चुका है, तो ऐसा करते हुए अगर वो करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बात कहाँ बोली गई है, तो IPC की धारा 495 में ये बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह करना भी एक अपराध है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति छल पूर्वक किसी से विवाह करता है तो वह भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बात कही है IPC की धारा 496 में कही गई है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है कि किसी स्त्री के प्रति उसके पति या नाते द्वारा क्रूरता करना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। ये बात कही गई 498A में कही गई है, ठीक है। तो IPC की धारा 498A के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, ठीक है, या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उस स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ये बात किस में बोली गई है, तो IPC की धारा 498A में बोली गई है, ठीक है। तो ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की किस IIT ने किडनी, लीवर और हृदय की जांच के लिए एक AI आधारित डिवाइस का निर्माण किया है, ठीक है। देखो भारत में क्या किया है, एक IIT ने, ठीक है, किडनी, लीवर और हृदय की जांच के लिए, ठीक है, जो कि शरीर के एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, ठीक है, इनके बिना जीवन लगभग असंभव है, ठीक है। इनकी देखो जांच के लिए क्या किया गया है, AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिवाइस का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कौन सी IIT ने किया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे, ठीक है। तो ये जो डिवाइस बनाई है वो IIT कानपुर के छात्रों ने बनाई है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ज्ञानव्यापी मस्जिद एक चर्चा का मुद्दा रही है, ठीक है। हाल ही में आप अखबारों में देख रहे होंगे कि ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है, ठीक है, वो अभी उठा हुआ है और एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो एक ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, ठीक? ये स्थित तो यूपी में है, लेकिन यूपी में भी कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है, ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो वाराणसी में स्थित है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किसे कहा जाता है, ठीक है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किसे कहा जाता है, कि हमेशा के लिए ग्रेटेस्ट है, यानी कि हमेशा के लिए महान है वो, ठीक है। ऐसा किसके बारे में बोला जाता है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लियोनल मेसी द्वारा, सॉरी लियोनल मेसी के लिए, ये जो रोनाल्डो के लिए, MS धोनी के लिए, या फिर कार्लोस अल्कारेज के लिए, ठीक है। तो मेसी, रोनाल्डो, धोनी और अल्कारेज, इनमें से किसके लिए बोला जाता है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ठीक। तो ये बोला जाता है मेसी को, ठीक है। लियोनल मेसी को कहा जाता है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी, यानी कि भारत के कौन से राज्य में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। तो भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ पर चलाई जाएगी, तो हरियाणा में चलाई जाएगी, ठीक है। अगर पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में पहली बार जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, तो जर्मनी में चलाई गई थी, ठीक है। ये याद रखना है आपने को कि जर्मनी में चलाई गई थी, ठीक है। अगर एशिया की बात करें कि एशिया में कहाँ पर चलाई गई है, तो एशिया में चीन में चलाई गई है, ठीक है। और भारत की अगर बात करें कि भारत में कहाँ पर चलाई जा रही है, तो हरियाणा में चलाई जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर में किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है, ठीक है। और ये मंदसौर में कौन सी नदी पर स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केन, दसान, शिवना और माही, ठीक है। जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, शिवना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किसका मंदिर है, तो ये शिव को समर्पित है, यानी कि शिव का मंदिर है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में आपको याद रखना है कि वो कहाँ पर है, ठीक। तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी कौन सी नदी के किनारे, शिवना नदी के किनारे। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। और ऑफ़र के बारे में याद रखना है कि उसकी वैलिडिटी 8 अगस्त है, ठीक है। अगर 8 अगस्त से पहले आप अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के ऐप पर जाकर कोर्सेज खरीदते हैं तो आपको वो जो डिस्काउंट दिया गया है 31%, उसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। अगर 8 अगस्त के बाद खरीदेंगे तो वो डिस्काउंट जो 31% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।